हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सरल आवर्त गति। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल आवर्त गति क्या है। ठीक है दोस्तों, सरल आवर्त गति वैसी गति जहां त्वरण जो है विस्थापन के समानुपाती होता है। त्वरण जो है विस्थापन के समानुपाती होता है, उस गति को हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। लेकिन त्वरण और विस्थापन का डायरेक्शन जो है अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं ए समानुपाती होता है -x के। ए क्या है? ए हमारा त्वरण है, x क्या है? x हमारा विस्थापन है। ठीक है, तो दोस्तों सरल आवर्त गति क्या है? वैसी गति जहां पे त्वरण जो है समानुपाती होता है विस्थापन के, यानी जैसे जैसे त्वरण बढ़ेगा वैसे वैसे विस्थापन बढ़ेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में केवल सरल लोलक जो है, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम, यही जो है एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कण एसएचएम नहीं करता है, लेकिन सरल आवर्त गति, सरल लोलक को सरल आवर्त गति में माना गया है। ठीक है दोस्तों, एसएचएम करने वाले जितने भी कण होते हैं, एसएचएम करने वाले जितने भी कण होते हैं दोस्तों, एसएचएम को सिंपल फुल शॉर्टकट हो गया किसका? सरल आवर्त गति का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम करने वाले जितने भी कण होते हैं उनका ग्राफ जो है वो परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है, परवलयाकार। कौन सा ग्राफ? तो v वर्सेस x ग्राफ, यानी वेग वर्सेस विस्थापन ग्राफ। वेग और विस्थापन ग्राफ जो है, ये वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ग्राफ जो है ये पैराबोलिक होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम सिंपल पेंडुलम के बारे में, सरल लोलक के बारे में। क्या बोलेंगे? सरल लोलक। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मध्य बिंदु। मीन पोजीशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मध्य बिंदु। ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों इंड पोजीशन। इंड पोजीशन, अंत बिंदु। अंत बिंदु। ठीक है, ये भी क्या है? इंड पोजीशन है, अंत बिंदु है। ठीक है, अंत बिंदु। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मध्य बिंदु, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है? जहां से हम विस्थापन की गणना करते हैं। यहाँ पे देखिए,
मध्य बिंदु, वैसा पॉइंट जहां से हम विस्थापन की गणना करते हैं, विस्थापन जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, यानी बोल सकते हैं जहां पे विस्थापन क्या हो, शून्य हो। ठीक है। इंड पॉइंट, अंत बिंदु, अंत बिंदु पे क्या होता है, जहां पे विस्थापन जो है मैक्सिमम हो, विस्थापन क्या हो, विस्थापन मैक्सिमम हो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम, अधिकतम हो। ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको डिफिनीशन से क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे इस फिगर के बारे में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंड पॉइंट और मध्य बिंदु और अंत बिंदु, दो ही पॉइंट है दोस्तों। तो मध्य बिंदु पे सबसे पहला हो गया कि यहाँ पे पोजीशन यानी विस्थापन 0 होता है, लेकिन दोस्तों ये लोलक है, ये लोलक है, तो इसके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप क्या बोलिएगा कि इसका वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों इसके पास वेलोसिटी नहीं रहेगा, तो ये लोलक जो है यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है, वेग जो है मैक्सिमम होता है। वेग क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब वेग मैक्सिमम होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका वेग और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है। और वेग और काइनेटिक एनर्जी को छोड़कर जितने भी हैं उनका मान जो है शून्य होगा। जैसे त्वरण हो गया, बल हो गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है। मतलब आपको याद रखना है कि मध्य बिंदु पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होते हैं, बाद बाकी जो भी है वो शून्य होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पे मीन पोजीशन मध्य बिंदु, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी वेग मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ये भी क्या होता है, अधिकतम होता है। बाद बाकी यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, बाद बाकी सभी शून्य होते हैं। याद रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंड पोजीशन पे क्या होता है। इंड पोजीशन पे, इंड पोजीशन पे ठीक इसका उल्टा होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। त्वरण मध्य बिंदु पे क्या था, 0 था, तो त्वरण जो है इंड बिंदु पे क्या हो जाएगा, अंत बिंदु पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों मध्य बिंदु पे केवल याद रखना है आपको, वेग और गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, बाद बाकी सभी 0 होता है। और इंड बिंदु पे क्या होगा, वेग और काइनेटिक एनर्जी का मान शून्य होता है, बाद बाकी सभी अधिकतम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मैं डिलीट कर रहा हूं। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु है तो दो ही चीज हमें याद रखना है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। बाद बाकी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है,
फोर्स, ये सभी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इंड बिंदु पे, अंत बिंदु पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम है वहां पे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, और जो बच गया वो सभी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्वेश्चन आता है कि इंड बिंदु पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इंड बिंदु पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। विस्थापन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा, वही बात, इंड बिंदु है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसके बाद त्वरण क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वही आपसे पूछेगा वेलोसिटी क्या होगा, तो जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो जीरो होगा। तो दोस्तों हम आपको केवल दो ही चीज बता रहे हैं, आप याद रखिए, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। मध्य बिंदु पे ये मैक्सिमम होते हैं और बाद बाकी जो है जीरो होता है। अंत बिंदु पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे और बाद बाकी जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारा सरल लोलक हो गया। ठीक है, यहाँ था, यहाँ से ये यहाँ जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लेंथ है इसका, ये लेंथ जो है, ये धागे का जो लेंथ होता है इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एल को हम कहते हैं प्रभावी लेंथ, इफेक्टिव लंबाई। इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो प्रभावी लंबाई क्या है, लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी, मतलब ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक के बीच के डिस्टेंस, ये इसका मास हो गया, और ये क्या हो गया, लटकाने वाला पॉइंट। तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछेगा आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। इसको आयाम बोलते हैं। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड होता है जो पोजीशन, मीन पोजीशन से इंड पोजीशन पे जाने पे, यानी मीन पॉइंट से इंड पॉइंट पे जाने के में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को उसका क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन, प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल, इसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। नाम सही है दोस्तों, रीस्टोरिंग, दोबारा, दोबारा, री मतलब क्या होता है, दोबारा, दोबारा स्टोर करने वाला फोर्स। तो दोस्तों वैसा बल जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाता है, जैसे लोलक जो है दोस्तों यहां से वहां गया, तो ये इंड पोजीशन से मीन पोजीशन पे लाने में जो बल लगेगा उसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एफ बराबर के एक्स होता है, एफ बराबर क्या होता है, के एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, जैसे सिंपल पेंडुलम दोस्तों यहाँ पे था, यहां से यहां गया, तो फिर ये यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा। तो अपने मीन इंड पोजीशन से मीन पोजीशन यानी पूर्व अवस्था में लाने में जो बल लगता है उसी को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यानी सब सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, सरल लोलक को इंड पोजीशन से मीन पोजीशन पे लाने में जो बल लगता है उसी बल को हम प्रत्यानयन बल यानी रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीरियोडिक मोशन के बारे में। आवर्त गति, आवर्ती गति, इसे बोलते हैं आवर्ती गति। ठीक है, अब देखिए वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती हो, वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती हो, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में बार बार दोहराई जाने वाली गति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे झूले की गति, किसकी गति? झूले की गति। एक निश्चित समय अंतराल के बाद झूला जो है वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। घड़ी के सुई की गति, घड़ी के सुई की गति। उसी तरह दोस्तों पेंडुलम की गति, ये सभी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, पेंडुलम की गति। ठीक है, जितने भी सरल आवर्त गति है दोस्तों एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या है? आवर्ती गति है, पीरियोडिक मोशन है। लेकिन सभी आवर्ती गति जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो आवर्त गति में होगा, लेकिन जितने भी सिंपल आवर्ती गति है वे सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइम पीरियड के बारे में। क्या बात करेंगे? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल, ठीक है। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक जो है दोस्तों क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। डायमेंशन क्या होगा? टी होता है। ठीक है, ठीक है। मतलब एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा ही मात्रक बता दिए, सेकेंड होता है। डायमेंशन बता दिए, टी होता है। दोस्तों आवर्तकाल यदि अधिक रहेगा, टाइम पीरियड यदि अधिक रहेगा तो क्या होगा? टाइम पीरियड कम होगा तो क्या होगा? टाइम पीरियड अधिक है यानी क्या हो रहा है? कोई भी काम जो है देरी से हो रहा है, सुस्त है, तभी तो ज्यादा समय लग रहा है। टाइम पीरियड कम है यानी आदमी जो है तेज है, आदमी या वस्तु जो है वो क्या है? तेज है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे नहीं समझे दोस्तों। हमें यहां से यहां एक चक्कर लगाना है। कोई आदमी एक चक्कर 5 सेकंड में लगा रहा है, कोई आदमी एक चक्कर 10 सेकंड में लगा रहा है, कोई आदमी एक चक्कर 15 सेकंड में लगा रहा है। ठीक है, और कोई आदमी एक चक्कर 20 सेकंड में लगा रहा है। ये 4 आदमी है, चारों का नाम हम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ए को एक चक्कर लगाने में 5 सेकंड लगता है, यानी ए का टाइम पीरियड कितना है? 5 सेकंड है। बी का टाइम पीरियड कितना है? 10 सेकंड है। सी का कितना है? 15 सेकंड है। डी का 20 सेकंड है। तो टाइम पीरियड के अनुसार सबसे ज्यादा किसे लग रहा है? डी को।
फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका है? डी का, ए का। लेकिन दोस्तों तेज कौन है, सबसे ज्यादा फुर्तीला कौन है? तो फुर्तीला के केस में दोस्तों उल्टा हो जाएगा, जिसका टाइम पीरियड कम होगा वो सबसे जल्दी फुर्तीला है, सबसे ज्यादा फुर्तीला है। क्यों? क्योंकि ये 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, यानी तेज दौड़ रहा है तभी तो 5 सेकंड में कर लिया। ये इससे कम दौड़ा, तेज दौड़ा तो 10 सेकंड में। सी जो है बी से कम तेज दौड़ा तो ये 15 सेकंड लगा दिया। और डी जो है सबसे सुस्त है, जो 20 सेकंड लगा रहा है। तो कहने का मतलब है टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो आदमी क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ज्यादा सुस्ती से काम कर रहा है, सुस्त होगा। ठीक है, टाइम पीरियड ज्यादा तो सुस्त, टाइम पीरियड कम तो तेज। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, प्रति एकांक समय में दोलन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है। टाइम पीरियड क्या था? एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। अब फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकेंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है। इस बात को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 में टाइम पीरियड होता है, यानी एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसे हम सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। सेकेंड इनवर्स। ठीक है, टाइम है तो टाइम ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और इसका डायमेंशन जो है दोस्तों, बीमा जो है वो हो जाएगा t-1। t-1। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों सिंपल पेंडुलम के बारे में, सरल लोलक। सिंपल पेंडुलम। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सिंपल पेंडुलम, मान लो आप। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया? एम मास को लटकाए हैं। एम मास को हम क्या किए हैं? लटकाए हैं। ठीक है, ये इफेक्टिव लेंथ है, एल है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसका होता है t बराबर 2 इंटू √L/g। ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। t बराबर 2 इंटू √L/g, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। t बराबर 2 इंटू √L/g। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण। L क्या है? प्रभावी लेंथ, प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ पेंडुलम का, प्रभावी लंबाई। ठीक है, पाई क्या है? पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा दोस्तों, कौन सा वैल्यू लेना है, दोनों में से एक वैल्यू लेना है आपको। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है दोस्तों? आवर्त काल जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। टी जो है, आवर्त काल जो है सिंपल पेंडुलम का, सरल लोलक का, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गोलक कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर भी निर्भर नहीं करता है। उसके आवृत्ति पर भी निर्भर नहीं करता है। उसके किस पे दोस्तों? टाइम पीरियड जो है ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गोलक के नेचर पे निर्भर नहीं करता है, प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है, किस प्रवृत्ति का है। ठीक है, उसके बाद उसके विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट पे भी निर्भर नहीं करता है। तो इन 3 चीजों पे सरल लोलक का आवर्तकाल डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं आपसे
लास्ट में मैं दोस्तों सारा नोट्स आपको दे दूंगा। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे दोस्तों द्रव्यमान हम मान रहे हैं पारा का, द्रव्यमान जो है पारा का द्रव्यमान मरकरी, पारा का द्रव्यमान जो है पानी से ज्यादा होता है, वाटर से ज्यादा होता है, पानी से ज्यादा होता है। लेकिन द्रव्यमान ज्यादा होने के बावजूद भी, द्रव्यमान पारा का पानी से ज्यादा है, लेकिन टाइम पीरियड जो है पानी का और टाइम पीरियड जो है पारा का दोनों क्या होगा, सेम होगा। टाइम पीरियड वाटर TW लिख देते हैं और टाइम पीरियड पारा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आवर्तकाल दोनों का सेम होगा। ठीक है, लेकिन यही हम बोल देंगे दोस्तों प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई मतलब बोल रहे हैं कि आधा भरा है, एल मतलब आधा भरा है, पानी आधा भरा है या पारा आधा भरा हो, और एल मतलब ये हो गया पूरा भरा, ये क्या हो गया, पूरा भरा है। तो इफेक्टिव लेंथ किसका ज्यादा हो गया, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल प्रभावी लेंथ मतलब कोई सामान जो है आधा भरा है, ये पूरा भरा है, तो इफेक्टिव लेंथ किसका ज्यादा हो गया, टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट में एल के। ठीक है, अंडर रूट एल के यानी वर्गमूल। ठीक है, ठीक है, एल के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से जिसका ज्यादा होगा इफेक्टिव लेंथ, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा दोस्तों, एल भरा जो है, एल भरा जो है इसका टाइम पीरियड कम होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रहा है, आधा भरा कोई है, ये है पूरा भरा, लेकिन इफेक्टिव लेंथ जो है आधा भरा वाला जो है उसका ज्यादा है, और जो पूरा भरा है उसका इफेक्टिव लेंथ क्या है, कम है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इफेक्टिव लेंथ किसका ज्यादा है, आधा भरा वाला जो है उसका इफेक्टिव लेंथ ज्यादा है, तो टाइम पीरियड जो है आधा भरा का ज्यादा होगा, आधा वाला जो है उसका ज्यादा होगा, टाइम पीरियड पूरा जो भरा है उससे। ठीक है, ये एग्जांपल मैं एक बार और देता हूं दोस्तों, जैसे दो पेंडुलम है। ठीक है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, यानी द्रव्यमान इसका क्या है, ज्यादा है, पूरा भरा है क्या, पारा मान लीजिए। ठीक है, इसका लेंथ L1 है। यहाँ पे ये पेंडुलम है, यहाँ पे दोस्तों ये आधा भरा है। ठीक है, मान लीजिए पारा या पानी, कुछ भी मान लीजिए, पानी ही मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका लेंथ जो है L2 है, लेकिन L1 जो है L2 से कम है, L1 क्या है, L2 से कम है। तो कहने का मतलब है टाइम पीरियड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, यानी जिसका एल ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो एल किसका ज्यादा है, L2 का ज्यादा है, आधा भरा का ज्यादा है, तो टाइम पीरियड जो है आधा भरा जो है उसका ज्यादा होगा, टाइम पीरियड पूरा भरा। तो यही दोस्तों वहां पे बोल रहा था। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्त गति क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो वैसी गति
जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन दिशा जो है त्वरण और विस्थापन का विपरीत होता है, उस गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। यानी त्वरण जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्थापन के। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव साइन। ये बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा का क्या है, विपरीत है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में माना गया है। ठीक है, एसएचएम करने वाले कण का वेग विस्थापन ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम मध्य बिंदु मैंने बताया था दोस्तों, ये हो गया सिंपल पेंडुलम का मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम देखेंगे, ये हो गया मध्य बिंदु। यहाँ पे पोजीशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों मध्य बिंदु पे दो ही चीज याद रखना है, एक वेलोसिटी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। दोनों क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, बाद बाकी सारा शून्य होता है। तो मध्य बिंदु पे वेग मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, बाद बाकी त्वरण, विस्थापन, पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यानयन बल, ये सभी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंद बिंदु। इंद बिंदु क्या होता है, जहां पे विस्थापन मैक्सिमम हो उसे हम इंद बिंदु कहते हैं, अंत बिंदु कहते हैं। और मध्य बिंदु जहां पे विस्थापन क्या हो, 0 हो, जहां से विस्थापन हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो इंड बिंदु पे दोस्तों वेग और काइनेटिक एनर्जी शून्य होगा, बाद बाकी सभी मैक्सिमम होगा। ये मैट्रिक बताया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम होता है, क्या महत्तम होता है आपको बताना है। सरल लोलक के अंत बिंदु पर दोस्तों वेलोसिटी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये भी 0 होता है। अंत बिंदु पे ये दोनों 0 होगा, बाद बाकी सारा का सारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम होता है, वेग और त्वरण नहीं। वेग तो 0 हो जाएगा, त्वरण मैक्सिमम होगा लेकिन वेग 0 होगा। विस्थापन और वेग, विस्थापन मैक्सिमम होगा लेकिन वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा और वेग, दोस्तों स्थितिज ऊर्जा तो मैक्सिमम होगा लेकिन वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। त्वरण और विस्थापन, दोस्तों त्वरण भी मैक्सिमम होगा, विस्थापन भी मैक्सिमम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों ये पीरियोडिक मोशन। वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। झूले की गति, घड़ी के सुई की गति, पेंडुलम की गति। ठीक है, जितना भी सरल आवर्त गति है, एसएचएम है, ये जो है पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। पीएम लिख रहे हैं पीरियोडिक मोशन आवर्त गति, लेकिन इसका वाइस वर्सा गलत है। यानी सभी सरल आवर्ती गति हो सकती हैं, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्त गति नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड और बीमा टी होता है। आवर्तकाल अधिक होगा तो आदमी को सुस्त माना जाता है, आवर्तकाल कम होगा तो आदमी को तेज माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, प्रति एकांक समय में दोलन की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/, में टाइम पीरियड होता है, 1/, में टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट सेकेंड इनवर्स, इसी को हर्ट्ज के नाम से जाना जाता है। आवृत्ति t-1 होता है। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, t बराबर 2π × √L/g। ठीक है दोस्तों, ये जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, गोलक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दोस्तों अब आपसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द्रव्यमान जो है पारा का ज्यादा होता है पानी से, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड दोनों का बराबर होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का इफेक्ट जो है द्रव्यमान पे नहीं होता है। ठीक है,
तो टाइम पीरियड दोनों का बराबर होगा। ठीक है। प्रभावी लंबाई जो है, इफेक्टिव लेंथ जो है, वो आधा भरा कोई चीज है और एक कोई पूरा भरा चीज है। तो आधा भरा वाला जो है उसका इफेक्टिव लेंथ ज्यादा है पूरा भरा से, तो टाइम पीरियड आधा भरा का ज्यादा होगा पूरा भरा से। ये एग्जाम्पल दे रहा था। अब हम बात करेंगे चार दोनों एग्जाम्पल दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हैं तो आवर्तकाल नहीं बदलता है, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समझ गए। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है, ठीक है, तो प्रभावी लंबाई घट जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी लेंथ घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा। झूला तेज हो जाता है, उल्टा होने पर उल्टा होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये झूला है, ठीक है, इस पे एक लड़की जो है ये बैठी हुई है, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड टी है, ठीक है। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है, बैठकर झूल रही है, ठीक है, वह खड़ी हो गई दोस्तों, खड़ी हो गई तो लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। पहले लेंथ ये था, अब लेंथ ये रह गया, तो लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्गमूल एल के, स्क्वायर रूट ऑफ एल के, ठीक है। तो एल यदि कम हो गया तो टाइम पीरियड भी कम होगा, और टाइम पीरियड कम होने का मतलब है झूला तेज हो जाएगा, झूला क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ठीक है। उल्टा क्या होगा दोस्तों, झूला है, आदमी खड़ा है, झूल रहा है, तो यहां से इसका इफेक्टिव लेंथ ये है, लेकिन जैसे ये आदमी जो है बैठ गया, यहाँ पे क्या हो गया, बैठ गया, तो ये एल क्या हो गया, बढ़ गया, एल क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ से टाइम पीरियड भी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया यानी झूला जो है सुस्त हो गई, यानी झूला जो है देर से झूलेगी, ठीक है, धीरे धीरे झूलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। दोस्तों टाइम पीरियड जो है जी पे डिपेंड करता है, अंडर रूट जी पे, यही होता है रिलेशन, ठीक है। इनवर्सली रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जी जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, और जी जैसे जैसे घटेगा टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, यही बात है। तो वहां पे देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, जी शून्य हो जाता है, इसलिए आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। गर्मी के दिन में पेंडुलम वाली घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त हो जाती है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाता है तथा घटने से बढ़ जाता है। इस बात का भी अभी मैंने जिक्र किया। आगे बढ़ेंगे। किसी स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल, माना कि किसी, दोस्तों स्प्रिंग के लिए क्या होता है, स्प्रिंग के लिए क्या होता है आवर्तकाल, टी बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट में एम बाई के। एम क्या है, मास, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग नियतांक है, ठीक है। तो ठीक है, तो टी बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट में एम बाई के, ठीक है।
तो दोस्तों स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। टी बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी, और जी बराबर क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, क्या होगा, टाइम पीरियड भी चेंज होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ट्रिक है, टी में प्रतिशत बदलाव, टाइम पीरियड में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है एल का घात गुने एल में प्रतिशत बदलाव, ठीक है। तो एल का घात यहाँ पे कितना है 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 गुने एल में प्रतिशत बदलाव, प्लस होगा तो वृद्धि, माइनस होगा तो कमी, 5% से कम के लिए यह सूत्र लगेगा। यही फॉर्मूला जो है दोस्तों हमने आपको ग्रेविटेशन में भी बताया था, ये वाला यहाँ पे जो दिया हुआ है, जी के मान में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है आर का घात गुने आर में प्रतिशत बदलाव। आर का घात मतलब आर का पावर कितना है, यहाँ पे -2 है, तो -2 गुने आर में प्रतिशत बदलाव, ठीक है। अगर प्लस में आया तो वृद्धि होगा, माइनस में आया तो कमी होगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए। अगर किसी सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि होती है तो उसका आवर्तकाल कितना परसेंट बढ़ेगा। तो दोस्तों आवर्तकाल में प्रतिशत बदलाव बराबर क्या होता है, एल का घात, एल का घात कितना है, एल का 1/5, एल 1/2, ठीक है। तो 1/2 एल का घात गुने एल में प्रतिशत बदलाव, तो एल में कितना प्रतिशत बदलाव हुआ 2%, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म, यानी 1% क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी 1% का वृद्धि हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1% से बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1% की वृद्धि हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना था। टाइम पीरियड में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है एल का घात, यानी एल का पावर। तो एल का पावर कितना है, टी बराबर 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी, यानी एल क्या है, एल का पावर 1/2 है, तो एल का पावर 1/2 गुने एल में प्रतिशत बदलाव, तो एल में कितना परसेंट बदलाव हो रहा है 2%, 2%, 2 से 2 गया, यानी 1% की वृद्धि हो गई। प्लस में आया, माइनस में आया तो कमी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल आवर्त गति का समीकरण। जो भी कण सरल आवर्त गति करते हैं उसका समीकरण होता है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाई को क्या बोलेंगे, फाई को बोलते हैं फेज एंगल। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। a क्या है, त्वरण है। v क्या है, वेलोसिटी है। t क्या है, टाइम है। कैपिटल T को टाइम पीरियड बोलेंगे, ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, n को फ्रीक्वेंसी और a को एम्पलीट्यूड। कैपिटल A को एम्पलीट्यूड, स्मॉल a को एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। ठीक, तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है दोस्तों ओमेगा बराबर 2 पाई n। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n। पहला इक्वेशन है ओमेगा बराबर 2 पाई n, ठीक है। ओमेगा बराबर 2 पाई n।
तो n बराबर क्या होता है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को 1 में टाइम पीरियड लिख सकते हैं। यहां से हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई में टाइम पीरियड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला इक्वेशन क्लियर है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, अगर एक सरल लोलक 10 सेकंड में 50 बार दोलन करती है तो आवृत्ति, आवर्तकाल और कोणीय वेग क्या होगा। 10 सेकंड में 50 दोलन करती है तो 1 सेकंड में कितना करेगी, 1 सेकंड में करेगी 50/10, ये कट जाएगा 5। तो दोस्तों 1 सेकंड में 5 दोलन कर रही है, यानी कहने का मतलब है n बराबर हो गया 5 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 5 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 में फ्रीक्वेंसी, 1 में फ्रीक्वेंसी, तो 1 में 5 हर्ट्ज, इसको हम बोलते हैं 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड कितना हो गया 0.2 सेकेंड। अब आपसे तीसरा क्या पूछ रहा है, आवृत्ति निकाल दिए, आवर्तकाल निकाल दिए, अब कोणीय वेग। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई में टाइम पीरियड, 2 पाई/t या 2 पाई n, यही होता है ना। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू 2 पाई/t, ये n नहीं है, t कितना हो गया 0.2, या यहाँ पे डायरेक्ट जैसे यहाँ पे कोड कर देते हैं दोस्तों 2 पाई/t, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकाल देंगे हम, पहले ये बता देते हैं आपको। अब देखिए 2 पाई n हो गया, ओमेगा बराबर क्या हो गया 2 पाई n। ठीक है, 2 इंटू 22/7 गुने n कितना हो गया 5, कितना हो गया दोस्तों 22 दूनी 44 गुना 5 220 हो गया, 220/7। सॉल्व करेंगे दोस्तों 31.4 रेडियन पर सेकेंड, 31.4 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूला पे भी मैं बना के दिखा देता हूँ, उस फॉर्मूला पे जिसपे हम लोग बना रहे थे। अब देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई में टाइम पीरियड, इसी पे मैं बना रहा था। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, टाइम पीरियड कितना है 0.2, यही हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 44/7 गुने 2 और ये 10 ऊपर चला गया
2 से कट गया दोस्तों ये 5 बार में, फिर वही आ गया 220 बटा में 7। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.4 रेडियन पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है तो आप बताएंगे दोस्तों। आपको डाउट होगा कि ये 10 कहाँ से आया, ये 10 दोस्तों यहाँ पे 0.2 है, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा। अब ये दोस्तों इक्वेशन आपको याद रखना है। कौन कौन सा इक्वेशन? ये हो गया दोस्तों, ये हमने बता दिया आपको। क्या बता दिया? ये आपने एक बार देख लिया, क्विक रिवाइज कर लो। देखो, सरल आवर्त गति करने वाले कण का समीकरण में ये सारे टर्म आएंगे, ये सारे टर्म आएंगे। फाई को हम कलात्मक कोण बोलते हैं, फेज एंगल, वाई को विस्थापन बोलते हैं, ए को त्वरण बोलते हैं, स्मॉल ए को त्वरण बोलेंगे, कैपिटल ए को एम्पलीट्यूड बोलेंगे, भी को वेग बोलेंगे, टी को समय बोलेंगे, टी को टाइम पीरियड बोलेंगे, ओमेगा को कोणीय वेग बोलेंगे, एन को आवृत्ति बोलेंगे। क्वेश्चन ये था दोस्तों, मैंने बता दिया, अगर एक सरल लोलक 10 सेकेंड में 50 बार दोलन करती है तो आवृत्ति, आवर्तकाल और कोणीय वेग क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं। क्या था? कुछ नहीं था, सिंपल था। 10 सेकेंड में 50 तो 1 सेकेंड में दोस्तों 5, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 5 हो गया। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 बाई में टाइम पीरियड 1 बाई 5 यानी 0.2। ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई में टाइम पीरियड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इक्वेशन नंबर 2, पहला इक्वेशन क्या था? ओमेगा बराबर 2 पाई एन, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको हम एक बार और अच्छे से दोस्तों समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से हम यही देखेंगे, सरल आवर्त गति करने वाले कण का समीकरण। सबसे पहले यदि फाई आता है इक्वेशन में तो उसको हम कलात्मक कोण बोलेंगे, फेज एंगल, वाई को विस्थापन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल ए रहेगा तो उसको एक्सेलरेशन, त्वरण, भी को वेलोसिटी, टी को टाइम, कैपिटल टी को आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ओमेगा को कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, स्मॉल एन रहेगा तो उसको आवृत्ति बोलेंगे और कैपिटल ए रहेगा तो उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या रहेगा आपका? पहला इक्वेशन रहेगा ओमेगा बराबर 2 पाई एन। इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन। और दोस्तों एन बराबर क्या होता है? 1 बाई में टाइम पीरियड। तो हम ओमेगा बराबर 2 पाई बाई में टाइम पीरियड, दोनों में से कोई इक्वेशन आपको दिया रहेगा। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखिए। पहला क्वेश्चन, अगर एक सरल लोलक 10 सेकेंड में 50 बार दोलन करती है, 10 सेकेंड में कितना दोलन कर रहा है? 50 बार। ठीक है, तो आवृत्ति, आवर्तकाल और कोणीय वेग निकालना है दोस्तों। तो 10 सेकेंड में 50 बार, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 50 बटा 10, यानी 1 सेकेंड में हो जाएगा 5, यानी इसका फ्रीक्वेंसी हो गया n बराबर 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 बाई में फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड, तो यहाँ से 1 बाई में 5 यानी 0.2 सेकेंड, ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आवृत्ति निकाल दिए, आवर्तकाल निकाल दिए, कोणीय वेग। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन या 2 पाई टी, 2 पाई बाई में टी, कोई भी फॉर्मूला लगाएगा आंसर आ जाएगा। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 बाई में 7 इंटू एन का वैल्यू 5। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22 में 2 से गुना करेंगे 44, और 44 में 5 से करेंगे तो 220। ठीक है, बटा में 7। ये सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 17 का 21 31.4 रेडियन पर सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों कितना इजी वे में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इक्वेशन पता रहेगा तब। दूसरा इक्वेशन जो है दोस्तों क्या रहेगा आपको ये देखिए, जितने भी कण जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं उन्हें हम साइन या कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन या कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही ये इक्वेशन है।
इक्वेशन याद नहीं करना है, 1 से 2 बार पढ़े वो आपको माइंड में आ जाएगा। y बराबर a साइन ओमेगा टी या y बराबर a कॉस ओमेगा टी, ठीक है। y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या y बराबर a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये चारों इक्वेशन आपके माइंड में हो गया दोस्तों। ये इक्वेशन जो है कुछ नहीं है, y बराबर a1 साइन ओमेगा 1 टी प्लस फाइव वन प्लस a2 साइन ओमेगा 2 टी प्लस फाइव टू, ठीक है। y बराबर a1 कॉस ओमेगा 1 टी प्लस फाइव वन, ये एक वेव का इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। ये कंबाइन इक्वेशन है, यानी ये 2 वेव का इक्वेशन है, 2 वेव है इसमें, ठीक है। एक का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 है, ठीक है। तो y बराबर a1 कॉस ओमेगा 1 टी प्लस फाइव वन प्लस a2 कॉस ओमेगा 2 टी प्लस फाइव टू, ठीक है। y बराबर a1 साइन ओमेगा 1 टी प्लस फाइव वन प्लस a2 कॉस ओमेगा 2 टी प्लस फाइव टू। इसको याद नहीं रखना है दोस्तों, 1 से 2 बार पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, ये निम्नलिखित समीकरण दिया है y बराबर 100 साइन 44 टी। तो दोस्तों ये किस इक्वेशन पे है, y बराबर a साइन ओमेगा टी, इसी पे है। यहाँ पे a स्मॉल होगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे a क्या होगा, कैपिटल होगा। y बराबर a साइन ओमेगा टी इसी इक्वेशन पे है, ठीक है, a साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे यही इक्वेशन हम लिख रहे हैं, y बराबर 100 साइन 44 इंटू टी, ठीक है। तो यहां से कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, a का वैल्यू कितना है, आपसे क्या पूछ रहा है, आयाम पूछ रहा है, यानी एम्पलीट्यूड। तो a होता है कैपिटल A, क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो a का वैल्यू है 100, ठीक है, एक हो गया हमारा। यहाँ पे आपसे देखिए कोणीय वेग पूछ रहा है, यानी ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 44 है, ओमेगा कितना आ गया 44। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों n का वैल्यू, आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है। तो n ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n, ओमेगा कितना है 44 है, बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू n, ठीक है। 44 से ये कट जाएगा, 22 दूनी 44, ये 44 खत्म, n बराबर आ जाएगा 7। तो आवृत्ति भी हमने निकाल लिया, 7 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है 1 में t, तो t बराबर होता है 1 में n, यानी 1 फ्रीक्वेंसी, यानी 1/7, यानी 0.1 सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, सारा चीज हमने निकाल दिया इस इक्वेशन के सहायता से, तो कुछ नहीं है, ये इक्वेशन आपको सिर्फ फॉर्मेट में दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के बारे में। इक्वेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इक्वेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, v बराबर ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v बराबर क्या दिया है, v बराबर दिया है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे a क्या है दोस्तों, a जो है एम्पलीट्यूड है, y जो है डिस्प्लेसमेंट है, सारा पहले ही मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों y बराबर 0 हम पुट करेंगे इसमें, तो v बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू
y बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर आ जाएगा a स्क्वायर, y 0 है, ठीक है, तो ये ओमेगा, यहाँ से v बराबर आ जाएगा ओमेगा इंटू ए, v बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू ए, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों, ओमेगा इंटू ए। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, आपको पता है। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए, क्योंकि वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको 0 कर देंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू ए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। और मिनिमम वेलोसिटी कब होगा, जब दोस्तों विस्थापन जो है, एक मिनट यहां से समझाता हूं, यहां पे देखिए दोस्तों, मीन पोजीशन पे ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, v बराबर ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो v मैक्स क्या हो जाएगा, v मैक्स जो है अधिकतम वेग जो है ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर, क्योंकि y तो 0 हो गया, यहाँ से ओमेगा इंटू ए, ये मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम वेग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मिनिमम वेग का फॉर्मूला क्या होगा, तो दोस्तों ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया, ये यहाँ पे इसको अब इरेज करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी आप समझ गए, अब हम बात करेंगे मिनिमम वेलोसिटी की, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी मिनिमम कब होगा, मिनिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। ये हमारा पेंडुलम हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो वेलोसिटी मिनिमम कब होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, इंड पोजीशन पे, अंत बिंदु पे। तो यहाँ पे मिनिमम होता है, यानी एम्पलीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इंड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी एम्पलीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो अब देखिए v मिनिमम क्या हो जाएगा, v मिनिमम होगा अंडर रूट ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से a बराबर y हो गया, ओमेगा इज ए स्क्वायर, और y की जगह भी a लिख देते हैं तो a स्क्वायर हो गया। यहाँ से ओमेगा इंटू 0, यहाँ से v मिनिमम हो गया 0। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा इंटू ए होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। v मिनिमम 0 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ होता है, मिनिमम एक्सेलरेशन होता है दोस्तों मीन पॉइंट पे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को जैसे ही 0 करेंगे y को, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y मिनिमम कितना होता है, 0। y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट जो है एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, यानी a मैक्स हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। यहाँ पे मैं दोस्तों पूरे डिटेल्स में बताता हूँ। वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन होता है v बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एसएचएम करने वाले किसी भी कण का जनरल इक्वेशन होता है वेलोसिटी का। अब हम आपसे बात करेंगे एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मध्य बिंदु पे क्या होता है, तो मध्य बिंदु पे वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हम इक्वेशन लिखेंगे ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम बात करेंगे मीन पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही y हम 0 करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन हो गया ओमेगा इंटू ए स्क्वायर अंडर रूट में, ए स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा, तो v मैक्स हो जाएगा ओमेगा इंटू ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे। अब उसी तरह यहाँ पे भी इंड पोजीशन पे क्या होगा, अंत बिंदु पे क्या होगा दोस्तों, v मिनिमम होता है, 0 हो जाता है। तो कैसे होगा देखिए, ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इंड पोजीशन पे एम्पलीट्यूड जो है पोजीशन के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम होता है।
अब देखिए तो भी मिनिमम कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई के जगह पे भी ए रखेंगे तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया जीरो, यानी जीरो आ गया, तो वेलोसिटी मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोनों केस में आपका आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे त्वरण की। तो दोस्तों एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। जो भी कण एसएचएम करेगा उसका जनरल इक्वेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, मिनिमम एक्सेलरेशन। तो मिनिमम एक्सेलरेशन होता है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे y का वैल्यू जीरो होता है, विस्थापन जीरो होता है, तो हम माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई जीरो करेंगे तो मिनिमम एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। उसी तरह ए मैक्सिमम कहाँ होता है, इंड पोजीशन पे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर ए हो जाएगा, इंड पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है, तो ए मैक्स होगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों टाइप 1। पहला क्वेश्चन है ओमेगा बराबर 2 पाई एन, एन बराबर 1/t और y बराबर a साइन ओमेगा t पे क्वेश्चन है। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, माध्य बिंदु से 100 बार, यानी 100 सेकेंड में ये 100 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 100 सेकेंड में 100 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। 100 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, दोलन करते समय, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, मध्य बिंदु से कितना बार गुजरता है, 100 बार गुजरता है, ठीक है। ये हो गया मीन पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट। एक 100 सेकेंड में 100 बार गुजर रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। दोस्तों यहाँ से यहाँ गया और यहाँ गया, एक मिनट, ये हो गया हमारा मीन पोजीशन, ये हो गया एंड पोजीशन, ये हो गया एंड पोजीशन। तो दोस्तों एक रिवॉल्यूशन कब होता है, जब यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया। तो एक रिवॉल्यूशन बराबर होता है, एक रिवॉल्यूशन में 2 बार मीन पोजीशन पे जा रहा है, एक रिवॉल्यूशन में 2 बार मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ आया, तब जाकर उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 बार मीन पोजीशन पे ये जा रहा है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 सेकेंड में 50 बार गुजरता है, कहां से, माध्य बिंदु से मीन पोजीशन से। तो 100 सेकेंड में ये कितना रिवॉल्यूशन करेगा, 100/2, क्योंकि 100 बार मीन पोजीशन से जा रहा है तो एक रिवॉल्यूशन में 2 बार मीन पोजीशन से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 रिवॉल्यूशन, 100 सेकेंड में 50 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। 100 सेकेंड में 50 चक्कर लगा रहा है दोस्तों, ठीक है। 100 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, 50 चक्कर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आवर्तकाल। तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 1 में, ठीक है दोस्तों। टी बराबर क्या होता है, 1 में फ्रीक्वेंसी,
टी बराबर क्या होता है 1 बाई में फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 50 चक्कर लगा रहा है कितना 100 सेकंड में, 50 चक्कर लगा रहा है 100 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा ये हम पता लगा लेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 50 चक्कर 100 सेकंड में लगाना है। तो एक चक्कर कितना, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 सेकंड में दोस्तों ये 50 बटा में 100 चक्कर लगाएगा। इसको खत्म करेंगे तो 1/2 आधा चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो अब हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 बाई में फ्रीक्वेंसी, यहाँ से 1/n का वैल्यू कितना है 1/2 आ गया। यहाँ से दोस्तों टाइम पीरियड हमारा 2 सेकेंड आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल था। एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। यही क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, देखिए एक बार इसको हम इरेज करते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एक लाइन हो गया, ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया एंड पोजीशन, ये हो गया एंड पोजीशन। तो एक रिवोल्यूशन कब पूरा होगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया। तो हमारा एक चक्कर हुआ। तो एक चक्कर में ये मीन पोजीशन से कितने बार गुजर रहा है 2 बार। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों ये 100 सेकंड में 50 बार मीन पोजीशन से गुजरता है, यानी 100 बाई में 2 यानी 50 चक्कर ये लगा रहा है। कितना चक्कर लगा रहा है 50 चक्कर, क्योंकि 100 बार मीन पोजीशन से गुजर रहा है तो 2 बार गुजरेगा तो एक चक्कर, तो 100 बार के लिए कितना चक्कर होगा 50 चक्कर। ठीक है, तो अब हम पता कर लेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 सेकंड में कितना चक्कर, तो 100 सेकंड में 50 चक्कर, 100 सेकंड में कितना चक्कर 50 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर 50 बटा 100 चक्कर यानी 1/2। तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया 1/2 और टाइम पीरियड होता है 1 बटा में फ्रीक्वेंसी, तो 1/1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 सेकंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है। 1 सेकेंड लंबा जो है सरल लोलक, उसका आवर्तकाल लगभग कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है, कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। कैसे होता है, टी बराबर 2 पाई इंटू √L/g। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यदि, तो 2 इंटू 22/7 इंटू √L का वैल्यू है 1, जी का वैल्यू है 10 ले लेंगे लगभग। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हम चालाकी क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, इसको हटा के यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे पाई का 3.14। 3.14 अब देखिए 2 इंटू 3.14 गुना 1 बाई में √10 का वैल्यू भी 3.14 के अप्रोक्स होता है, ये दोनों कट गया तो हमारा कितना बच गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जेई में 2019 में आया हुआ है। एक सरल लोलक माध्य बिंदु से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड में पहुंचता है। माध्य बिंदु ये है दोस्तों, मीन पॉइंट ये है, एंड पॉइंट। तो माध्य बिंदु से महत्तम बिंदु तक पहुंचने में 0.4 सेकंड लगता है। तो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आने में इसे 4 सेकंड लगेगा, 0.4 सेकंड। ठीक है, फिर यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से यहां आएगा, तब जाके दोस्तों उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। यानी यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आया, तो उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। हम आपको स्ट्रेट लाइन पे बना के दिखाते हैं। ये हो गया इसका मीन पोजीशन, ये हो गया एंड पोजीशन और ये हो गया एंड पोजीशन। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सरल गोलक मध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड, यहां से यहां जाने में इसे 0.4 सेकंड लगता है। तो इसका आवर्त काल यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो एक चक्कर क्या होता है? यहां से यहां गया, ठीक है, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, ठीक है, फिर यहां से यहां गया और फिर दोबारा यहां से यहां आया, तो जाके इसका एक चक्कर पूरा हुआ। चारों मैंने अलग अलग कलर से लिखा है। तो दोस्तों ये यहां से यहां गया, ब्लैक वाले के लिए 0.4 सेकंड, फिर ये पिंक वाला है इसके लिए 0.4 सेकंड, फिर ये ब्लू है इसके लिए 0.4 सेकंड, फिर ये रेड है इसके लिए 0.4 सेकंड। यानी हम टोटल टाइम पीरियड बोलेंगे तो 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 सेकेंड। यही हमारा राइट आंसर होगा। 1.6 सेकेंड जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताएंगे। ठीक है, कुछ नहीं था, यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ। ये एक लाइन हो गया, ये हमारा हो गया मेन पोजीशन, ये हो गया एंड पोजीशन, ये हो गया एंड पोजीशन। एक चक्कर कब होता है? जब यहां से यहां गया, ठीक है, फिर वहां से वापस यहां आया, ठीक है, ऐसे कर, यहां से यहां गया, ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, फिर वापस से रिटर्निंग आया। अब क्या करेगा? अब यहां से ये फिर वापस इधर जाएगा, फिर यहां से ये वापस इधर आ गया। तो ये चारों रोटेशन कंप्लीट होगा तब जाके एक चक्कर पूरा होता है, एक रिवॉल्यूशन। यानी एक चक्कर में ये मीन पोजीशन पे कितना बार जा रहा है? यहां से यहां, फिर यहां से यहां, एक बार आया मीन पोजीशन पे, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां, यानी 2 बार टोटल मीन पोजीशन पे ये आ रहा है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में 0.4 सेकंड लगता है। तो यहाँ से भी 0.4, यहाँ भी 0.4, यहाँ भी 0.4, टोटल टाइम हो गया 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4, यानी टोटल हो गया 1.6 सेकेंड। या ऐसे न करके सिंपल बोल सकते थे, 0.4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 सेकेंड हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है जो 25 सेकंड में 20 दोलन पूर्ण, जो 25 सेकंड में 20 पूर्ण दोलन करता है। ठीक है, 25 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है दोस्तों? 20 गो। 25 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है? 20 रिवॉल्यूशन। तो एक सेकंड में कितना करेगा? एक सेकंड में करेगा 20/25, ये कट जाएगा, आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 बटा में फ्रीक्वेंसी 1/n, 1/4/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 सेकेंड। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, 1.25 सेकेंड हमारा टाइम पीरियड हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा?
राइट आंसर होगा 1.25 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक सरल आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया जाता है, y बराबर 3 साइन ओमेगा टी। ठीक है, आवृत्ति बताना है। तो दोस्तों यहां से देखिए, y बराबर a साइन ओमेगा टी, यही होता है। यहाँ पे एक कैपिटल होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 3 साइन 10 टी। ठीक है, यानी यहाँ से ओमेगा का वैल्यू कितना है, 10 है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है, 3 है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन। ओमेगा का वैल्यू है 10, 10 बराबर हो गया 2 पाई एन। 2 से ये गया 5 बार में, एन बराबर आ गया 5 बाई में पाई। एन बराबर कितना आ गया, 5 बाई में पाई, यही हमारा राइट आंसर होगा, 5 बाई में पाई हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन दोस्तों 5 बाई में पाई हर्ट्ज कहीं नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बाई में पाई हर्ट्ज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 2 सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आवर्तकाल टी हो तो चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों पृथ्वी पर, अर्थ पर जी होता है, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, जी होता है। मून पे इसका वैल्यू हो जाता है g/6। तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, चेंज होगा, g/6 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, g/6 हो जाता है। इसको 1 मिनट, g/6 हो जाता है। अब टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जी चेंज हो रहा है तो टाइम पीरियड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए टी बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी, यही होता है। ये अर्थ पे हो गया तो टी लिख देते हैं। अब हमें मून पे निकालना है तो टीएम लिखेंगे, बराबर क्या होगा, 2 पाई इंटू रूट ओवर एल अपॉन में जी कितना है, 6g। ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी लिख सकते हैं। और ये 6 जो बाहर आएगा इसको 1 बाई में रूट 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो है दोस्तों हमारा, ये क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ टी के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑन मून जो है वो बराबर हो जाएगा टाइम पीरियड ऑन अर्थ गुना 1 बाई में रूट 6, यानी टाइम पीरियड बाई में रूट 6। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। और आप गलत करके आ जाओगे, आप क्या करोगे, गलत करके आ जाओगे। ठीक है, क्या करोगे, गलत करके आ जाओगे। कैसे गलत है, हमने यहाँ जी का वैल्यू क्या रखा है, 6 टाइम रख दिया, 6g। हमें क्या रखना था, g/6 रखना था, लेकिन हमने क्या रखा है, 6g रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर ये ना हो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कैसे होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। यही गलती होता है दोस्तों एग्जाम में। अब देखिए कैसे होगा।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, अब मून पे जी का वैल्यू g/6 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टी बराबर 2 पाई इंटू रूट ओवर एल अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे g/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई इंटू 6l/g, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 2 पाई इंटू रूट ओवर l/g। ठीक है, रूट ओवर l/g, और √6 जो है बाहर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड, और ये हो गया √6। तो टाइम पीरियड इंटू √6, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। तो कभी भी आप ऑप्शन नंबर सी नहीं करोगे दोस्तों, मैंने करके दिखा दिया, पहले सी ही मारा था मैं, इसलिए ताकि आप एग्जाम में गलत ना करें। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। g/4 पाई² बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ग्रुप डी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू रूट ओवर l/g, यही होता है। स्क्वायरिंग कर देंगे तो t² बराबर क्या होगा, 4 पाई² अपॉन l/g, यही होगा ना। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, g इंटू t² बराबर 4 पाई² इंटू l, यही होगा। अब यहां से देखिए, आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, g/4 पाई², तो g/4 पाई², ये 4 पाई² इधर था तो नीचे लाए, बराबर l उधर रह जाएगा और t² नीचे चला जाएगा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, l/t²। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक कण 4 सेंटीमीटर के आयाम के साथ सरल आवर्त गति, ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पहले दूसरा क्वेश्चन अभी एक बाकी है, वो कर लेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.5 सेकेंड है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, 4 गुना बढ़ा दी जाए लोलक की लंबाई को, तो दोस्तों टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L का। ठीक है, तो दोस्तों 4 गुना बढ़ाया जा रहा है, 4 गुना बढ़ाया जा रहा है, यानी टी जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2L के। ठीक है, ठीक है, यानी 2 गुना बढ़ जाएगा आवर्तकाल, तो 1.5 सेकेंड था, तो 1.5 में 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 2√L हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ गया, 1.5 था तो अब 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन लेते हैं, जो ये क्वेश्चन हम लोग ने अभी छोड़ा था, टाइप 3 में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक कण 4 सेंटीमीटर के आयाम के साथ सरल आवर्त गति कंपन कर रहा है,
माध्य स्थिति से कितने विस्थापन पर इसकी ऊर्जा आधी गतिज ऊर्जा एवं आधी स्थितिज ऊर्जा स्थितिज होगी। आधी गतिज आधी स्थितिज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा बराबर है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये होता है इसका स्थितिज ऊर्जा। और इसका हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही होता है दोस्तों, ये इक्वेशन याद कर लोगे। ये होता है किसके लिए? ये होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन, गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। जनरल इक्वेशन है। क्या बोल रहा है? एक कण 4 सेंटीमीटर के आयाम के साथ सरल आवर्त गति कंपन कर रहा है। माध्य स्थिति से कितने विस्थापन पर इसकी गतिज ऊर्जा आधी गतिज एवं आधी स्थितिज ऊर्जा होगी? मतलब आधा आधा दोनों बराबर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ठीक है, कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे जस्ट हमने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को इक्वेट कर देना है। ए का वैल्यू दिया है कितना? 4। ए का वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है। एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है। 4 दिया है एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे m से m गया, हाफ से हाफ गया, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर गया। तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया कितना? वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आ गया दोस्तों ए स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 4 है। ए का वैल्यू क्या है? 4 है। तो अब देखिए ए का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 2y स्क्वायर 8। तो y स्क्वायर बराबर हो गया 8, तो y बराबर हो गया 2√2 मीटर, 2√2 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर में है दोस्तों, सॉरी, 2√2 सेंटीमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हो जाएगा? 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों, कुछ नहीं करना था। दोनों के जनरल इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। ये जनरल इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेशन ये आ गया, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का इसकी माध्य बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर त्वरण 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसके आवर्त काल की गणना करें, ठीक है। तो दोस्तों ए बराबर क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ये होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, ठीक है। माइनस साइन क्या करता है? निगेटिव चीज साइन को दर्शाता है, डायरेक्शन को दर्शाता है। ये रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बराबर सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का इसकी माध्य स्थिति से 3 मीटर की दूरी पर त्वरण जो है
12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसके आवर्तकाल की गणना करना है आपको। ए का वैल्यू दिया है 12, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई कितना है 3 है, 3 मीटर है विस्थापन, ठीक है, 3 से ये कट गया 4 बार में, यहाँ से ओमेगा बराबर आ गया 2। ओमेगा बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई में टाइम पीरियड, ये होता है कि नहीं होता है। ओमेगा कितना है 2 है, 2 इंटू पाई कितना है 3.14, ठीक है, अपॉन में टाइम पीरियड ये निकालना है। 2 से 2 गया दोस्तों, टी बराबर आ गया 3.14 सेकेंड, 3.14 सेकेंड हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, √2 गुना होगा, सिंपल है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, एल को यदि दोगुना कर दिया जाए तो √2l। अब यहाँ से टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा, ये √l रहेगा, एल रहेगा। ये यहाँ कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो √2 टाइम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की सेकंड सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप टिप गति होगी, उसकी टिप की गति होगी। टिप की गति क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी बटा में टाइम पीरियड, कुल दूरी बटा में कुल समय, यही होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 2 पाई आर, टाइम टी, कुल दूरी कितना है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू टाइम पीरियड हो गया। आर कितना है 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो 2 से गुना करेंगे, अपॉन में आ गया ये 3 है, अपॉन में आ गया टाइम पीरियड यानी 60 सेकेंड, पूरा 60 सेकेंड लेगा दोस्तों। 60 सेकेंड लगाएगा तभी तो एक रिवोल्यूशन होगा उसका, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 से गया 30 बार में, फिर 2 से गया 15 बार में, तो 314 बट्टा में ये आ गया दोस्तों 1500, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा, ये 1500, 100 कहाँ से है, ये 0.2 अंक बाद था, दशमलव हटा दिए तो नीचे में 100 चला गया। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आएगा 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा, 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है दोस्तों, उसको हम टैकल करेंगे, फिर हम सेशन को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए, अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। तो दोस्तों वेग और पोजीशन का ग्राफ कैसा होता है, वेग और पोजीशन का ग्राफ जो है वो पैराबोलिक होता है, कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, परवलय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण, दोस्तों एंड पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, अंत बिंदु पे विस्थापन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो विस्थापन मैक्सिमम हो रहा है तो एंड पॉइंट पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और वेग क्या होता है, 0 होता है दोनों, और बाकी सब जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो एक सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन यानी एंड पॉइंट की बात कर रहा है, महत्तम विस्थापन एंड पॉइंट पे ही होता है, तो इसका क्या होगा, त्वरण क्या होगा, त्वरण भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है।
किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? दोस्तों मीन पॉइंट से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? एंड पॉइंट के नाम से जाना जाता है, अंत बिंदु के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच का जो विस्थापन होता है ये मैक्सिमम होता है, और इस विस्थापन को ही हम आयाम के नाम से जानते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल आवर्त गति में यही होता है ना। ये देखिए यहाँ मीन पोजीशन हो गया, या एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, या इंड पोजीशन पे गया, तो यहाँ पे इसका विस्थापन क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और यही मैक्सिमम विस्थापन जो है आयाम कहलाता है, ए एम्पलीट्यूड। ठीक है, यदि एक साधारण लोलक के धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तब उसकी समय अवधि वही रहेगी, सेम रहेगी, यथावत रहेगी। क्यों? क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। ठीक है, यदि एक सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन F एवं L उसकी प्रभावी लंबाई है, ठीक है, एवं G गुरुत्वीय जनित त्वरण है, तो समय अवधि T को दिया जाता है। समय अवधि T को दिया जाता है, T बराबर क्या होगा? यही क्वेश्चन है दोस्तों। 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी हो जाएगा दोस्तों। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल पढ़ने के लिए? 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी, यही होता है ना। एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है, झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय क्या होगा? कम समय लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्यों कम समय लगेगा? ये देखिए, ये हमारा झूला है, ठीक है, ये लटका हुआ है, लड़की यहाँ पे कहीं बैठी हुई है, क्या हुई है? बैठ कर झूला झूल रही है। ये लड़की है, यहाँ पे बैठ के झूला झूल रही है, ठीक है। लड़की अचानक जब खड़ी होगी तो लड़की का लंबाई क्या होगा? बढ़ गया। तो यहाँ से दोस्तों इफेक्टिव लेंथ क्या था? ये था। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ इतना था, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ इतना आ रहा है, यानी इफेक्टिव लेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इफेक्टिव लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, यानी इफेक्टिव लेंथ कम हो रहा है तो टाइम पीरियड भी कम होगा, और जब टाइम पीरियड कम होगा तो समय अवधि जो होगा वो कम लगेगा, जल्दी जल्दी दोलन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर, एक सामान्य हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वह अपने से होकर गुजरता है। दोस्तों बोल रहा है अधिकतम त्वरण कब होता है? तो अधिकतम त्वरण होता है एंड पॉइंट पे। कहाँ पे? अंतिम बिंदु पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। त्वरण अधिकतम कब होता है? डी पे होता है, अंतिम बिंदु पे होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है? ये होता है मध्य बिंदु, ये होता है अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट। यहाँ पे आपको मैंने ट्रिक बताया था, काइनेटिक एनर्जी और वेग, गतिज ऊर्जा और वेग मैक्सिमम होता है, बाकी जो भी है वो सब क्या होगा? जीरो होगा। और यहाँ पे इसके उल्टा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और भी जीरो होगा एंड पॉइंट पे, बाकी सब जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, विस्थापन होगा, क्या होगा? सब मैक्सिमम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की झूले में खड़ी है दोस्तों, झूला में ये यहाँ से झूला लटका हुआ है, लड़की यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ये खड़ी है लड़की, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? जब वो बैठ जाएगी तो बैठ जाएगी तो यहाँ कहीं इसका हाइट आएगा, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ लेंथ है, और ये लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा यानी समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, तो समय क्या होगा? बढ़ जाएगा, आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। दोलन करते समय लोलक के गोले का वेग शून्य होता है,
लोलक के गोले का वेग शून्य कहाँ होता है? एक्सट्रीम पॉइंट पे, मध्य कहाँ पे होता है? एंड पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, माध्यम मध्य बिंदु पर, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, दोनों महत्तम, बिल्कुल सही है दोस्तों। महत्तम विस्थापन बिंदु, ऑप्शन थोड़ा घुमा के दे दिया है दोस्तों। महत्तम विस्थापन बिंदु मतलब क्या हो गया? एंड पॉइंट, अंत बिंदु, यही हो गया ना एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। एंड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है अंत बिंदु पर। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। एक सरल लोलक के आवर्तकाल एवं गुरुत्वीय त्वरण में संबंध होता है। टी जो है दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी के, ये गलत है। टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 में रूट जी के। ठीक है, यहाँ से टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/g। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई दोगुना हो जाए, बॉब का द्रव्यमान दोगुना कर दी जाए, लंबाई 4 गुना कर दी जाए। ऑप्शन नंबर सी। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के। जब 4 गुना करेंगे दोस्तों तो टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4l के, और यहाँ से टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2 इंटू रूट एल के, यानी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? दोस्तों आयाम बढ़ाने पे आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल का आयाम से कोई संबंध नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 2 इंटू रूट ओवर एल बाई जी। दोस्तों इसमें कहीं भी एम्पलीट्यूड आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है तो आवर्तकाल पे डिपेंड करेगा? आयाम पे डिपेंड करेगा? नहीं डिपेंड करेगा, इसीलिए अपरिवर्तित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है? तो अधिकतम कहाँ पे होता है? ये सरल आवर्त गति कर रहा है दोस्तों, ये हो गया इसका अंत बिंदु, ये अंत बिंदु हो गया। तो यहाँ पे मध्य बिंदु पे काइनेटिक एनर्जी और वेग जो है क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, और यहाँ बाद बाकी सभी जीरो होगा। एंड पॉइंट पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो हो जाता है, वेग जीरो हो जाता है, बाद बाकी जो भी बचेगा वो मैक्सिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। त्वरण क्या होगा? मैक्सिमम होगा। विस्थापन क्या होगा? ये भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में मैक्सिमम होती है? अंत पॉइंट पे। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, बिल्कुल सही आंसर है। अधिकतम विस्थापन कहाँ होता है? एंड पॉइंट पे होता है, अंत बिंदु पे होता है, और यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा मैक्सिमम होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी भरा जाता है, ठीक है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा दोस्तों, पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, उसके बाद पुनः पूर्व के मान पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहां उसका आवर्तकाल क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? वहां उसका आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। टाइम पीरियड क्या होगा? लंबाई बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है।
गोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान पर बिल्कुल गलत है, गोलक की प्रवृत्ति पर बिल्कुल गलत है, मध्य बिंदु से विस्थापन पर बिल्कुल गलत है, गुरुत्वीय त्वरण पर बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा, गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। पेंडुलम में क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, यही सिलसिला चलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। झूलों पर बैठे लड़के की गति क्या होती है, आवृत्ति गति होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन था एसएचएम से, न्यूमेरिकल्स हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो सारा क्वेश्चन हमने करा दिया। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन है वो सबका एक सीरीज रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में मैं रोज लेता हूँ, वहां से आप उस सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।